मानव भूगोल। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझने पर ध्यान केंद्रित करना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव जीवन को पोषित किया है। अंततः इसमें प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। पृथ्वी के रूप, चक्रवात की आँख, नदी के मुख, परिवहन के जाल की परिसंचरण की धमनियाँ जैसे शारीरिक रूपों का उपयोग करता है। प्रदेशों, गाँवों, नहरों, देशों को जीवित संस्थाओं के रूप में चित्रित करता है। संक्षेप में मानव भूगोल वैश्विक स्तर पर प्रकृति और मानव अस्तित्व के बीच परस्पर जटिल क्रिया का अध्ययन करता है। मानव भूगोल की परिभाषाएं। भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है जिसमें रेडसेल मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। पूर्व परिभाषा विश्लेषण पर बल दिया गया है। एलन सी सैंपल मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। सैंपल की परिभाषा में संबंधों की तथ्यात्मकता मुख्य शब्द है। पॉल विडॉल डी ब्लॉस हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक विश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक, पर्यावरण और तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्यान क्रिया के द्वारा किया जाता है। मानव भूगोल इस बात का परीक्षण करता है कि किस प्रकार मनुष्य आपसी सहभागिता के माध्यम से भौतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करके गृह, गांव, नगर, परिवहन नेटवर्क, उद्योग और खेत पत्तन जैसी भौतिक संस्कृति के तत्वों का निर्माण करता है। अंतःक्रिया पारस्परिक है क्योंकि मानव क्रियाएं भौतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप में परिवर्तित कर देता है जो सापेक्ष रूप में मानव जीवन को प्रभावित करती है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्याश्रित क्रिया करता है। यह एक महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों तथा तकनीकों की सहायता से उत्पादन एवं निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरणार्थ घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज से हमारी सहायता की है। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्य को समझने हमें अनेक बीमारियों का विजय पाने के योग्य बनाया है। ये तकनीकी प्रगति मनुष्य को प्रकृति के संसाधनों का दोहन करने में सक्षम बनाती है, जिससे पर्यावरणीय अंतरक्रिया के 3 चरण सामने आते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद इस स्तर पर प्रकृति को एक शक्तिशाली कारक के रूप में देखा जाता है जिसका आदर किया जाता है और संसाधनों के लिए मनुष्य की इस पर प्रत्यक्ष निर्भरता के कारण पर्यावरण का संरक्षण दिया जाता है। और मानव में तकनीकी विकास कम है और सामाजिक संरचनाएं प्राचीन हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक मानव प्रकृति का सम्मान करता है
एवं उससे डरता है। संभववाद संभववाद प्रकृति मनुष्य को अवसर प्रदान करती है जिसका लाभ वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित होने पर उठा सकते हैं, और पृथ्वी धीरे धीरे मानव प्रयासों की छाप छोड़ती है और तकनीकी प्रगति आवश्यकता से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण की ओर ले जाती है। मनुष्य पर्यावरणीय संसाधनों के साथ सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते हुए संभावना उत्पन्न करते हैं। नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तावित यह धारणा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य संतुलन साधती है। यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समय के इतिहास की दृष्टि से मनोभूगोल जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया पर केंद्रित है का इतिहास बहुत पुराना है, जो विभिन्न स्थितियों में मनुष्य की उत्पत्ति के साथ आरंभ हुआ है। यह अनुशासन समय के साथ विकसित हुआ है, जो बदलते दृष्टिकोण और महत्व को दर्शाता है। आरंभ में समाजों के बीच सीमित संपर्क था और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी बहुत कम थी। खोजकर्ताओं और यात्रियों ने धीरे धीरे इस ज्ञान का विस्तार किया। विशेषकर 15वीं सदी के अंत में यूरोप के खोजकर्ता खोजपूर्ण काल के दौरान उपनिवेशवाद ने अन्वेषण और सूचना संग्रह से अभूतपूर्व वृद्धि की। यह ऐतिहासिक अवलोकन मानव भूगोल के निरंतर विकास को दर्शाता है। मानव भूगोल की अवस्थाएं और प्रणोद आरंभिक औपनिवेशिक युग, उपागम, अन्वेषण और विवरण हुआ। समाजवादी और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व विज्ञान कोशीय विश्लेषण विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना है। उत्तर औपनिवेशिक युग प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए हैं। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं। अंततः इन भागों की पूरी समझ पूर्ण पृथ्वी रूप में समझने में सहायता करेगी। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक क्षेत्रीय विभेदन, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानीय संगठन कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण से प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता है। इस अवस्था में को विभिन्न मानवीय क्रियाओं की मानचित्र योग प्रारूपों की पहचान करना इसका उद्देश्य था। 1970 का दशक मानववादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न संतुष्टि और अमानवीय रूप में भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक की 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक हो गया है। 1990 के दशक भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद, बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। मानव भूगोल संबंधी दृष्टिकोण मानव भूगोल में कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे कारक शामिल है। भूगोलवेत्ताओं ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल नामक एक पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने
वंचना, सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष जीवन के अनुभवों के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति और धर्म जैसे कारकों के आधार पर सामाजिक संवर्गों के दिक् काल को समझते हैं और उसके साथ अंतर क्रिया करते हैं। मानव भूगोल मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं और उनके भौगोलिक संदर्भों के बीच संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। परिणामस्वरूप यह एक स्पष्ट रूप में अंतर अनुशासनात्मक लक्षण को ग्रहण करता है तथा सामाजिक विज्ञान के संबंधित क्षेत्रों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करता है। धरातल पर मानवीय संबंधी साक्ष्यों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसे स्पष्ट करने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्र विकसित हुए हैं। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण, इसमें सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज कल्याण भूगोल में कल्याण अर्थशास्त्र, अवकाश भूगोल में समाजशास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल में मानव विज्ञान, लिंग भूगोल में समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास, चिकित्सा भूगोल में महामारी विज्ञान, नगरीय भूगोल में नगरीय अध्ययन नियोजन, राजनीतिक भूगोल में राजनीति विज्ञान, निर्वाचन भूगोल में चुनाव विश्लेषण, सैन्य भूगोल में सैन्य विज्ञान, जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या, आवास भूगोल में नगर या ग्रामीण नियोजन, आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र, संसाधन भूगोल में संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल में औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल में व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य पर्यटन भूगोल में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों जैसे और उनके निवास स्थानों के बीच जटिल अंतर संबंधों को समझने में की हमारी आधारशिला है। मानव भूगोल एक बहुविषयक क्षेत्र है जो मानव समाजों के स्थानिक संबंधों, सांस्कृतिक गतिशीलता और पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाता है। मानव भूगोल का अध्ययन करके हम दुनिया के विविध सांस्कृतिक समाजों और पर्यावरणों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हमें अपने ग्रह के भविष्य को आकार देने वाली चुनौतियों एवं अवसरों के बारे में सूचित निर्णय लेने की मदद मिलती है। अध्ययन के इस क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन से लेकर सामाजिक न्याय तथा नगरीय नियोजन तक हमारे समय के अपरिहार्य प्रकरणों को संबोधित करने में प्रासंगिक और एवं आवश्यक बना हुआ है। महत्वपूर्ण शब्दावली पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद ये बतलाता है कि मानव समाज और संस्कृतियाँ मुख्य रूप से अपने भौतिक पर्यावरण द्वारा आकार लेती हैं, प्रायः उन्हीं से निर्धारित होती हैं। इसमें जलवायु भूगोल, प्राकृतिक संसाधन जैसे कारक शामिल होते हैं। संभववाद इस प्रकार की अंतर्क्रिया में प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति मानवीकृत हो जाती है एवं मानव प्रयास की छाप धारण करने लगती है। नवनिश्चयवाद यह अवधारणा पूर्ण आवश्यकता, पर्यावरणीय निश्चयवाद और पूर्ण स्वतंत्रता संभववाद की स्थिति के बीच मध्य मार्ग को दर्शाती है। व्यवहारवादी भूगोल मानव विज्ञान की वह शाखा जो व्यवहारवाद के माध्यम से पर्यावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया सहित संरचनात्मक प्रतिक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल का एक उपविज्ञान को अतीत के भूगोल तथा वर्तमान और भविष्य के भूगोल को आकार देने में अतीत के प्रभाव से संबंधित है।